भाई कल हमने सवाल पढ़ा था, आज हमें व्यंजन के ऊपर पूरी जानकारियां लेंगे। टॉपिक होगा व्यंजन, जो वर्ण का ही एक भाग है। व्यंजन और व्यंजन ऊपर ही ऊपर आप नोट करेंगे, दोनों का उच्चारण एक जैसा हो रहा है, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। व्यंजन होते हैं पकवान या वर्ण का एक प्रकार, वर्ण का एक प्रकार। और व्यंजन होता है ना, इसका मतलब होता है पंखा। तो इन शब्दों को आप नोट किया करो। तो व्यंजन और व्यंजन में क्या अंतर है? इनको बोलते हैं श्रुति भिन्नार्थक शब्द या सम्मानोच्चारित होने वाले भिन्नार्थक शब्द। अब जैसे टॉपिक स्टार्ट है अपना व्यंजन है, अगर इसको तोड़ें तो वी जमा अंजने। वी उपसर्ग है, पहले जुड़ता है, अर्थ बदलता है, उपसर्ग कहलाता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा अंजने और अजने और अंजना, इन तीनों में क्या अंतर है? अभी भी अगर पूछे तो अंजन होता है काजले, इन तीनों में अंतर है। अजन होता है वह स्थान जहां लोग नहीं रहते, क्या बोलते हैं? निर्जन। और अंजना हनुमान की माता। तो इस प्रकार से बी उपसर्ग और अंजन मूल शब्द से बनता है व्यंजन। तो कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए अंजन, अजन और अंजना में क्या अंतर है, तो आप बिल्कुल इन शब्दों को फिर से नोट कीजिएगा। जैसे यहां किया है तो इसको 2 नंबर डाल लीजिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन के बारे में, कि भाई जो स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हो उसे व्यंजन कहते हैं। किनकी सहायता लेंगे ये? स्वरों की। स्वर कितने होते हैं? 11। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, जो हमने 3rd क्लास में पढ़ी थी। अब आ जाओ व्यंजनों की कुल संख्या। कुल संख्या या व्यंजन कुल होते हैं, तो बराबर आपको लिखने हैं 33। कितने होते हैं? 33। देखो, कै और वर्ग, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, और कै के साथ 4 अक्षर और हो गए, इसलिए कै वर्ग के अंदर कितने अक्षर हो गए टोटल? 5 हो गए ना भाई। वर्ग में 4 भुजाएं और एक कै, तो टोटल करेंगे तो 5 हो गए। तो कै वर्ग के अंदर आराम से इसका उच्चारण कर सकते हैं, कै, खे, गे और अंग। फिर आता है कौन सा वर्ग? जय वर्ग। तो इसके अंदर भी 5 ही अक्षर होंगे, जय, झय और ञ। फिर अगला वर्ग आता है कौन सा? तय वर्ग। इसमें भी 5 ही अक्षर होंगे, क्योंकि वर्ग आया हुआ है। ये हो गए। फिर हो गया कौन सा वर्ग? तय वर्ग। तो वर्ग आ गया, तो इसमें भी 5 ही करने हैं, ठीक है। और फिर आता है कौन सा वर्ग? पै वर्ग। तो पै, फै, बै, भै और
में। और ये याद रखना है कि कैसे लेकर के और ये मैं तक, ये टोटल संख्या हो गई 25, क्योंकि 5 गुणा 5, तो इनको बोलते हैं कौन से, स्पर्श व्यंजन। कभी भी अगर आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो टोटल करेंगे 25। नोटेड कीजिएगा। भाई स्पर्श व्यंजन हो गए कैसे लेके मैं तक। स्पर्श का मतलब होता है टच, टच करते हैं। अब मुंह के अंदर आचार्य पाणिनि का नाम सुना है, साहित्य आचार्य, व्याकरण आचार्य या साहित्य आचार्य। व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे आचार्य पाणिनि। उसने ये कहा है कि वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 बताई उन्होंने। और ये जो टच करते हैं ना, जीभ सारा काम कौन करती है, जीभ। तो जीभ मुंह के 8 भागों को स्पर्श करती है। तो वही टच करना मतलब स्पर्श करना। तो ये कैसे लेकर के मैं तक बोलेंगे तो जीभ किसी न किसी भाग को क्या करेगी, टच करेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्शी, मतलब स्पर्श व्यंजन। अब कैसे लेकर के मैं तक 25, फिर आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ हृदय स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये। तो इनकी संख्या य, र, ल और व, 4 ये हो गए। आपसे कभी प्रश्न करें, छोटा प्रश्न किया जा सकता है, पीटीटी का एग्जाम है जैसे संडे को, इसमें ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ निम्न में अंतस्थ अक्षर कौन सा है। तो अंतस्थ ये 4 ही अक्षर है। फिर आ गया ऊष्म वर्ण। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऐसे वर्ण कौन से हैं जिनको बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो कौन से, से और है। तो यहां से 4 ये लेंगे, 4 ये लेंगे, 25 ऊपर वाले हो गए। टोटल करेंगे तो कितने होते हैं, 33। तो व्यंजनों की संख्या आज क्या पढ़ा है, अभी देखो रिवाइज कर रहा हूं मैं टॉपिक को। व्यंजन पढ़ना है अपने को, परंतु व्यंजन और व्यंजन में अंतर बताया मैंने यहाँ। व्यंजन होते हैं पकवान या वर्ण का एक प्रकार, एक स्वर है तो दूसरा व्यंजन होता है ना। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 ही तो होते हैं। फिर व्यंजन मीन्स होता पंखा। फिर मैंने इस व्यंजन शब्द को तोड़ा, व्यंजन शब्द को तोड़ा तो वी जमा अंजन से बना। अब वी का वी एक उपसर्ग है, ये भी मैंने लिखा। और अंजन होता है काजल, और अजन होता है निर्जन, और अंजना होती है हनुमान की माँ। कभी भी हमें पूछने को मिल जाए अंजन, अजन और अंजना में क्या अंतर है, तो ये अर्थ आप इसका देंगे। फिर आ गया व्यंजन की परिभाषा। किनकी सहायता से बोले जाते हैं ये, स्वरों की सहायता से। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। 33 होती है। अब मैंने यहां से लेकर के यहां तक है तक जो लिखे ना, इनमें कैसे लेकर के मैं तक तो स्पर्श व्यंजन बताए। फिर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 बताई है, और उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 बताई है। टोटल करेंगे तो यहाँ 33 संख्या हो गई। तो यहां तक आपको क्या करना है, नोट भी करना है और आराम से ध्यान भी रखना है। अब आपको कभी भी पूछे ये स कौन सा स है, तो इसको बोला जाता है तालव्य स। और अगर इस स के बारे में पूछें तो ये है मूर्धन्य स। और ये स पूछे तो इसको बोलते हैं दंतय स। हम इनको गुंडी वाला, संतोष वाला, सड़क वाला ऐसे बोलते हैं, षटकोण वाला। आज के बाद इस तरह से आपको नहीं बोलना है। इस स को
तालव्य से बोलना है क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए मूर्धन्य से बोला जाएगा। और ये जीभ धातु का आकर के स्पर्श करती है जब हम ये से बोलते हैं, इसलिए इसको दंतय से बोलते हैं। अब हमें पता चल गया कि व्यंजन 33 ही होते हैं कि नहीं होते हैं? तो फिर ये क्या होते हैं? तो आप लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। आगे आप संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो कई विद्वानों ने इनकी संख्या 4 बताई है, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। और कुछ विद्वान इनकी संख्या 5 मानते हैं। पर अपने अगर कभी ये प्रश्न आ भी जाए तो इनकी संख्या आपको भी कितनी बतानी है? 4 ही बतानी है। तो यहां से भी नोट करें कि संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। लिखवाएंगे हमें 5 के 5। अब आपसे ये प्रश्न पूछे कि अक्षय की उत्पत्ति, खूब आया ये सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि अक्षय किन से बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें क और स, इन 2 अक्षरों का योग है, या फिर 3 अक्षर मिलेंगे तो क, स और ये 3 अक्षर मिलेंगे आपको। इन 3 के योग से कौन सा अक्षर बनता है? अक्षय की उत्पत्ति होती है। 3 मिलेंगे तो ये मिलेंगे, नहीं तो 2 में ही अपना काम है पूरा बन जाता है। अब अपने को पूछ ले कि बताओ त्रय किससे बनता है? तो तय और रे से बनता है। जब ये दोनों मिलेंगे प्लस होंगे तब अपने आप ही त्रय बन जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर उसके बाद अगर 3 मिलेंगे तो तय, रे और इस प्रकार से आपको करना है। फिर अपने पास अगर गे, ये प्रश्न काफी बार करते हैं भाई, तो इसको आप फिर से एम लगा लो कि बिल्कुल ही गे ज्ञानी के बारे में पूछते हैं, तो इसमें आप जय आधा और ये करना है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमेशा गे ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 3 करेंगे तो जय है, ये भी आधा करेंगे और ए भी करेंगे। इस तरह से इस प्रश्न को पुट करना है। और फिर रह गया श्रय। क्या रह गया? श्रय। तो इसमें आप करेंगे स और र। ये जब दोनों मिलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? श्रय बनेगा। और फिर लास्ट में मैंने 5वां भी बताया, तो ये भी कर लेंगे। तो द और आता द और ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? द बनता है। तो इस प्रकार से ये पांचों के पांचों संयुक्त अक्षरों के बारे में जानकारी दी गई है। आप नोट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। देखो फिर से मैं बता देता हूं, जो नए बच्चे अभी बैठे हैं, व्यंजन पढ़ाना था। व्यंजन और व्यंजन दो एक सम्मानोच्चारित होने वाले विनार्थक शब्द है, पकवान और पंखा। पकवान बोल दो या वर्ण का एक प्रकार होता है। व्यंजन पढ़ना है तो व्यंजन को मैंने तोड़ा है, वी जमा अंजन। फिर मैंने वी के बारे में बताया, उपसर्ग अंजन, अजन और अंजना 3 शब्द हैं। अंजन काजल होता है, अजन निर्जन स्थल होता है और अंजना हनुमान की माँ का नाम था भाई। फिर इसकी परिभाषा बताई कि व्यंजन हमेशा किसकी सहायता लेते हैं। फिर इनकी संख्या बताई, टोटल 33 होती है। फिर मैंने लिख के दिखाए 33 के 33, क वर्ग से लेकर के प वर्ग का अंतिम अक्षर है, ये हो गए 25। और 25 को बोला जाता है कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। फिर मैंने आपको बताया अंतस्थ अक्षरों की संख्या 4 होती है।
फिर मैंने बताया उष्म, उष्म का मतलब होता है गर्म, इनको बोलते हैं तो मुंह से गर्म हवा निकलती है। स है, चाहे बोल के भी देख सकते हो आप। और मुंह से गर्म हवा निकलती है तो इनकी संख्या 4 होती है और इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। फिर मैंने बताया कि ये स हमें इसको गुंडी वाला स बोलते हैं, ये गलत उच्चारण है, इसको तालवे से बोलना है। ये जो स है इसको मूर्धन्य से बोलना है और ये जो स है इसको दंतैय से बोलना है। अब 33 तो हो गए व्यंजन और 11 थे स्वर, टोटल कितने वर्ण होते हैं? 44। तो फिर ये क्या होते हैं? कभी भी आपसे पूछे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय ये क्या है, तो इनके बारे में अपनी एक बेसिक जानकारी रखनी है कि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे संयुक्त परिवार होता है ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक अपने चाचा ताऊ भाई रहते हैं, उसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इनमें भी 2 या 2 से अधिक अक्षरों का योग है। तो किन किन का योग है ये काफी बार प्रश्न करते हैं इन 5 अक्षरों के बारे में। कभी भी अक्षर बनता है तो ये 2 अक्षर बताने हैं, कभी भी तरह के बारे में पूछे तो ये 2 अक्षर बताने हैं, कभी ज्ञानी के बारे में पूछे तो इसके बारे में भी 2 अक्षर बताने हैं, और कभी श्रय के बारे में बताएं तो ये भी आपको ही ध्यान रखना है, और ध्याय के बारे में पूछे तो भी आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। इतनी जानकारी देने के बाद इस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कर दो। अब आप लिखेंगे व्यंजन कितने? 33, स्वर 11। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कुल वर्ण बराबर 44 ही होते हैं। ये नोट करो अब। कभी भी प्रश्न आ जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 44। अब आपको इसमें 2-4 नोट डालने हैं। कुछ विद्वान इनकी संख्या 48 48 मानते हैं, 48 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 48। अब 44 का दिन तो हमने कर ही लिया है, तो इनके अंदर इन्होंने संयुक्त अक्षरों को जोड़ा है, ज्ञ और श्रय, तो 48 हो गए। जो 48 मानते हैं वो संयुक्त अक्षरों को जोड़ते हैं। इसमें 2 नंबर लिखेंगे अब, परंतु कुछ विद्वान इनकी संख्या 52 मानते हैं। अब 48 का तो हमें पता चल गया है, तो और देखें तो ये हो गए। तो इनको वैसे हिंदी में उत्क्षिप्त या ताड़नजात अक्षर कहा जाता है, क्योंकि जीभ इन्हें झटके के साथ फेंकती है। ये इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ झटके के साथ बोलती है। तो 2 ये हो गए तो 50 हो गए, प्लस अंग और ए, तो ये जोड़ देंगे। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? अयोग व स्वर कहा जाता है। तो बराबर कितने हो गए अब? 52। आपसे प्रश्न कैसे करेंगे एग्जाम में? उत्क्षिप्त अक्षर हैं तो ये दोनों ध्यान रखने हैं, ताड़न जात के बारे में पूछे तो भी दोनों ध्यान रखने हैं, परंतु कभी भी अयोगवा स्वर के बारे में पूछे तो इन 2 के बारे में बताना है। अब अपने पास एक प्रश्न बन गया कि 44 करें या 48 करें या 52 करें।
ठीक है, तो आप लिखेंगे अगर विकल्प में 44 न हो तो ही वर्णों की कुल संख्या बराबर 52 मानेंगे। और अगर 44, 48, 52 और 63 तीनों आ गए तो आपको उत्तर 44 वाला देना है। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि 44 होना तो 44 ही करने हैं। 52 कब करेंगे? जब 44 ना हो। 48 कभी नहीं करना आपको, नहीं तो उत्तर गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब लिखो संस्कृत व्याकरण के आचार्य पाणिनि ने अपनी पुस्तक का नाम लिखना अष्टाध्यायी। बहुत बार पूछा जाता है अष्टाध्यायी के बारे में। किसकी रचना थी ये? इसको भी नोट कर लेना, अंडरलाइन करना। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में वर्णों की कुल संख्या 63/64 बताई है। 63/64। आपको ऑप्शन में 63/64 दोनों एक साथ ही मिलेंगे। अगर 63, 64, 65, 67 ऐसे मिले तो 63 को वरीयता देनी है। फिर समझ रहे हो ना पे? अगर अलग अलग मिले ना, जैसे एक ऑप्शन में 63 मिल गया, में ब में 64 मिल गया, सॉरी 63 और 64, और स में आ गया 65 और द में मिल गया आपको 44, तो आपको उस वक्त स्थिति में 63 ही बताने। नहीं तो मिलेंगे आपको ये दोनों क्या साथ है, साथ मिलेंगे तो साथ कर देंगे। ये आया हुआ है संस्कृत में, जो आर्टेट हुआ था ना, इसको रीट का संज्ञा दी गई है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी के अंदर वर्णों की कुल संख्या कितनी बताई है, तब ये ऑप्शन दे रखा था उसमें। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं। कुछ विद्वान वर्णों की कुल संख्या 48 मानते हैं, तो किन को जोड़ा है? संयुक्त अक्षरों को। संयुक्त अक्षर क्यों? क्योंकि ये 2-2 या 3-3 अक्षरों से मिलकर बने। मैंने बताया भी है, बहुत बार इसके बारे में पूछते हैं, बहुत बार आता है कि ग किससे बनता है, तो आप बेझिझक याद रखना है जय और ये से बनता है। समझ गए ना? ये काफी बार प्रश्न आता है, तो इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। परंतु कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या 52 मानी है, तो 52 मानी है तो 2 को तो ये जोड़ा है, जिनको मैंने बताया कि ये उत्क्षिप्त या ताड़नजात अक्षर भी हैं। जीभ इनको झटके के साथ फेंकती है, बोलती है, और अंग और ए दो जोड़ेंगे तो ये अयोगवा स्वर है। टोटल करेंगे तो इनकी संख्या 52 हो गई है। परंतु अगर विकल्प में 44 न होना तो ये ऐसी स्थिति में हम इसका उत्तर 52 करेंगे। अगर 44, 52 अन्य कुछ आए तो उसमें 44 को वरीयता देनी है। फिर एक संस्कृत के महान आचार्य वे आचार्य पाणिनि, उसकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। उसमें आपको वर्णों की कुल संख्या अगर पूछे तो 63/64,
और इसने एक लाइन और कही है, इनके 8 उच्चारण स्थान है, इनके 8 उच्चारण स्थान है। ये पाणिनि ने कहा है, तो ये भी आप नोट कर लो। कितने उच्चारण स्थान है? 8 है। कोई तालु है तो कोई मुर्दा है, कोई दंता है तो कोई कंठ है, समझ रहे हो? उच्चारण स्थान मतलब जीभ है ना, ये जैसे अपना मुंह है, इसके कहीं ना कहीं कभी इस भाग को स्पर्श करेगी, कभी नीचे के भाग को स्पर्श करेगी, कभी ऊपर वाले भाग को टच करेगी, कभी दांतों के आकर के लगेगी। इस प्रकार से किसी न किसी भाग को क्या करती है? टच करती है। अब ये होने के बाद हम इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। मिटा दूं? लिखो, वर्णों के क्या उच्चारण स्थान है। वर्ण कितने होते हैं? 44। मतलब 44 वर्ण कहां से बोले जाते हैं? इनके उच्चारण स्थान हम पढ़ेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान। एक प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। प्रश्न कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हमें भाई पता नहीं है, आपसे प्रश्न करेंगे, निम्न में कंठीय अक्षर है, कंठीय अक्षर है। पहला प्रश्न तो इस तरह से करते हैं, तो जैसे ए, क, ख, ग और घ, 4 ऑप्शन तो मिलेंगे अपने को। अब इसमें आ गया, एक में ए आ गया, एक में है आ गया, एक में आ गया क आ गया या क वर्ग आ गया, और एक में आ गया ये सभी। तो बताओ कौन सा उत्तर करोगे? कौन सा करोगे? नहीं पता। हो सकता है कि ये हो सकता है ये हो सकता है ये और हो सकता है ये भी हो। तो इसके अपने पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि एक इसका सूत्र दूंगा मैं आपको। पहला सूत्र देखिएगा, अकुह विसर्जनीय में, विसर्जनीय में कंठ, ये पहला सूत्र है। अब इसका उत्तर निकल आएगा अपने पास। पहला सूत्र एक बार, 2 बार, 3 बार इसका उच्चारण करोगे ना तो ये याद हो जाएगा, अकुह विसर्जनीय में कंठ है। तो अब देखो, इसमें पहला अक्षर कौन सा है? ए है, तो ए का बड़ा भाई साथ रहेगा हमेशा, कभी ये अलग अलग नहीं रह सकते। फिर इसमें दे रखा है कु, कु का मतलब हो गया कै वर्ग। अगर यहाँ चू होता तो छ वर्ग, टू होता तो ट वर्ग, पू होता तो पै वर्ग हो जाता। और कै वर्ग के अंदर अक्षर कितने होंगे? 5 होंगे ना, ये पांचों कर दिए। फिर आगे क्या दे रखा है तो है भी लिख देंगे। और फिर दे रखा विसर्जनियम, मीन्स विसर्ग। और विसर्ग आपको जानते हो ना, 2 बिंदु लगे वर्णों का, लगे वर्णों का उच्चारण हमेशा किससे होता है? कंठ से होता है। और कंठ से होता है, इसी वजह से इनको कौन से अक्षर कहते हैं? कंठीय कहते हैं। अब बताओ कौन सा उत्तर दें इसमें? ये सभी देंगे ना, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, इसलिए उत्तर अपना ये सभी होगा। देख लो चाहिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम पढ़े तो होगा कि नहीं होगा। या फिर प्रश्न आएगा, जैसे आपसे पूछ लेंगे ख का उच्चारण कहां से होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन में आ गया कंठ से होता है, दूसरा तालु से होता है, तीसरा दंत से होता है, और चौथा मूर्धा से होता है। तब क्या करोगे? कंठ करोगे। प्रश्न कैसे भी पूछे आप वैसे ही उसका उत्तर देने के लिए क्या रहे? रेडी रहे भाई। चलो तो लिखो पहला सूत्र। लिखो,
आराम से समझ करके आगे बढ़ना है अपने को। अगर किसी का शेष पहले का बच गया है तो अपनी दूसरी लाइव क्लास है, इसके अंदर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अपने चैनल देव कोचिंग के नाम से सब्सक्राइब करें और उसको आराम से सेकंड क्लास को हिंदी को ले। लाइव ही चलती है, लाइव मीन्स अपनी कोचिंग की तो लाइव ही है। तो जिनका छुटा हुआ है ना वो आराम से इसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल एक एक चीज वैसे ही पढ़ाई गई है जैसे आपको पढ़ाया जाता है। अब आ जाओ इसका दूसरा सूत्र। देखो इससे अपना काम बन जाता है। क्या काम बन जाता है कि इसमें दो अक्षर तो ये पता चल जाते हैं, 5 से ये पता चल जाते हैं, और एक है का पता चल जाता है। तो अपने पास अक्षर टोटल कितने हैं? 44। 2 और 5 7 और 1 8, कम कर देंगे तो टोटल कितने बच गए अब? 36। पूरा का पूरा हमें इनमें से निकाल लेंगे। अब आ जाओ दूसरा। दूसरा है इचू यसानाम तालु। इसको 2-3 बार अगर आप उच्चारण करोगे ना तो निश्चित रूप से इसका अध्ययन किया जा सकता है। अब आ जाओ इसकी व्याख्या कर लो। कौन कौन से वर्ण है? ई ई सबसे पहले ई है ना, उसके बाद छ वर्ग, और छ वर्ग के अंदर है छ ज झ और ये 5 अक्षर है। देखो छ वर्ग के अंदर 5 ही तो अक्षर आते हैं। फिर अपने पास है यह, तो यह लिख देंगे। फिर अपने पास है स, और नाम का शाब्दिक अर्थ आदि से लिया जाता है या बहुत ज्यादा से लिया जाता है? तो आदि। वर्ण क्या है? तालव्य अक्षर है। कभी भी अगर आपसे पूछे निम्न में तालव्य अक्षर कौन सा है, तो आप इनके अलावा कोई उत्तर न करें। अगर इनके अलावा उत्तर करोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। और इसके लिए अपने पास एक सूत्र आ गया है, इचू यसाना में तालु। प्रश्न कैसे आएगा वो मैंने आपको बता ही दिया तरीका। तालव्य अक्षर कौन सा है, तो 9 में से मिलेगा। या आपसे पूछ लेंगे यह क्या है, एक में दे दिया तालव्य, एक में दे दिया कंठय, एक में दे दिया दंतय, एक में दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करोगे? तालव्य करोगे। अब अपने को ये तो पता होना चाहिए कि तालु कौन सा हो है, और मूर्धा कौन सा होता है, और दंता कौन सा होता है। तो ये अपने को स्थानों का पता होना चाहिए। तो जब हम तीसरा सूत्र पढ़ लेंगे ना उसके बाद हम आपको ये स्थान भी बताएंगे। तो अब आ जाओ 3 नंबर। इसका तीसरा सूत्र है ऋतु रसायण मूर्धा। ये करो। हो गया? ऋतु रसायण मूर्धा, तो इसके अंदर एक तो आ गया एक 2 आया तो
तय वर्ग आ गया। तो तय वर्ग के अंदर अपने पास 5 अक्षर आ गए। फिर अपने पास आ गया रे, फिर आ गया स, और वो नाम हो अनाम हो इनका मतलब होता है आदि। वर्ण कौन से हैं? मूर्धन्य अक्षर हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे 44 में से शुरू वाले में हमने 8 घटाए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दूसरे सूत्र में हमने 9 घटाने, तो कितने बचे? 27। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमें 8 घटाएंगे तो बराबर 19 बच गए। अब बताओ 3 सूत्रों में अपने को 8 9 और 8 टोटल करेंगे तो 25 वर्णों का पता चल गया। इसलिए 25 वर्ण और क्रम से पता चल गया, गलत होने का चांस भी नहीं रहता, क्योंकि अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र ये है, एक ही ये है और एक ही ये है। 3 सूत्रों में 25 अक्षर, तो हमें ऐसा काम कर लेना चाहिए कि जिससे हमें फायदा होता हो। ठीक है भाई, इसके क्रम के अनुसार अपने को याद हो जाएंगे, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कभी भी पूछे कि कंठई अक्षर कौन सा है, तो आप ये सूत्र लिख के देख लो। जैसे आप मैथ में लिखते हो ना, लाल बटे कक्का, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि कर्ण लंब आधार स्क्वायर क्या होती है। कर लोगे ना ये? तो ऐसे ही अपने को इनसे अपने का पता चल रहा है। अब ये होना चाहिए कि कंठ कौन सा है, तालु कौन सा है और मुर्दा कौन सा है। तो ये आपको मैं बता रहा हूं। देखो, ये अपनी गर्दन है और ये अपना टेटवा है, और यहां से निकलते हुए और मुंह से अपने क्या हो जाए, वर्ण बाहर निकल जाए। जैसे हम कै ख गढ़ बोलेंगे ना, तो एक बार मैं इस अपने कंठ को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा दबा रहा हूं, कै। तो कै बोलेंगे ना तो बोलने में कठिनाई होती है दबाने से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंठई अक्षर इसलिए कहलाते हैं। फिर जैसे ही अपने क्या है कि ये अपना मुंह है, इसमें ये अपने टिथ है ना, और ये जो टिथु के ऊपर वाला जो टिथ है, उस टिथु के ऊपर एक ऊंचा उठा हुआ भाग है। और जब ये वर्ण बोलेंगे ना, छ छ जय, तो इस उठे हुए भाग के यहां करके जीभ क्या करेगी, टच करेगी। तो इस भाग को कौन सा भाग कहा जाता है, तालु कहा जाता है। आप तालु कौन सा कहते हो? इसके ऊपर इस तरह से कड़ानुमा स्थान है, आप इसको तालु बोलते हो ना। तालु तो ये भी है, पर इसको बोलते हैं कोमल तालु। मतलब मूर्धा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोमल तालु। तालु है परंतु वो भाग कोमल है, और ये जो भाग है, ये भाग है कठोर तालु। कौन सा भाग है, कठोर तालु। आपको बताया गया होगा, साइंस के स्टूडेंट रहे हो आप, कि भाई ऊपर वाले जवाड़े में 2 हड्डियां होती हैं, इसलिए ऊपर वाला जवाड़ा मजबूत जवाड़ा माना जाता है। सुना होगा ना कभी ऐसा? चलो, पूछना आज हो सकता है, पर ये नीचे और 2 जबाड़े होते हैं ना, इसमें ऊपर वाला जबाड़ा सबसे मजबूत पाया जाता है, क्योंकि ये भाग है ना, ये सबसे कठोर भाग है। अब ये भाग है, ये कोमल है। जब भी हम कोई गर्म पेय पी लेते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है, जल्दबाजी के अंदर पिया जाता है, पता नहीं होता, तो उस वक्त ये भाग है ना सबसे पहले जलता है ना। फिर इसके नीचे फिर इस जीभ पे असर आता है। तो क्यों जलता है? क्योंकि वो भाग क्या है, कोमल है, और कोमल पर तो सब अटैक करते हैं।
करते कि नहीं करते? कोमल कोई भी हो, चाहे आदमी अपने स्वभाव को कोमल बना ले और चाहे अन्य कोई कोमल बना ले, तो निश्चित रूप से ये पता चलता है कि भाई इस भाग पे अटैक ज्यादा किया जाता है। अब आ जाओ चौथा सूत्र। चौथा लिखेंगे तो ली तुलसा नाम दंता, पूरा सूत्र तो ये है, परंतु हम तो छोटा करेंगे इसको, और छोटा करेंगे तो तुलसा नाम दंता। अब इसकी आराम से व्याख्या की जा सकती है, लिखो और कीजिए सॉरी। वो हमारा एक कदे कदे डायलॉग बाजी हो, यो काम है कीजो लीजो पीजो, तो वही डायलॉग हमारे अंदर आ गया था। हम सोच रहे थे कि घर के अंदर है बैठे हैं, जय हो। कर ली व्याख्या? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? तू का मतलब है तैवरक के अंदर है तय धय और न हो गए, फिर ले हो गया, और फिर स हो गया। शायद मैंने आपको बताया था इस स के बारे में, दंता बताया था, लिखवाया था, और ये स आया था तो मूर्धा लिखवाया था, और ये स आया था तो तालु लिखाया था, इसी वजह से लिखवाया था वो। तो लिखिएगा तय वर्ग 5 अक्षर है, फिर ले आ गया, फिर स आ गया, फिर नाम का मतलब होता है आदि वर्ण, क्या है? दंतई अक्षर है। लिखो, मतलब जीभ आकर के टच करती है किस भाग को? दांतों को। त थ बोल के देख लीजिएगा। तो कितने अक्षर हैं इसमें? 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो अपने 19 में से 7 गए तो कितने बचे? 12। अब टोटल 12 अक्षर और बचे अपने पास। और अब हम करेंगे 5वां सूत्र। और इसका पूरा सूत्र करेंगे तो उपुद माननीय ओष्ठो, उपुद माननीय ओष्ठो। तो इतना बड़ा न करने के कारण सिर्फ इतना ही लिखना है, उपु ओष्ठो, ताकि इतने से ही अपने को काम चल जाता है। उपु ओष्ठो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखें तो उपुद माननीय ओष्ठो। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो अपने पास उ आ गया, और कौन सा वर्ग आ गया? एवं पै वर्ग आ गया। पै वर्ग के अंदर पै फै बै भै और मैं आदि वर्ण क्या है? ओष्ठीय वर्ण है, मतलब इनका उच्चारण ओठों से होता है, क्योंकि हम पै फै बै भै बोलते हैं तो ओठों को काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से 2 और 5 ही हो गए, 7 और कम कर देंगे तो टोटल हो गए, बच गए कितने? 5। अब ये 5 है ना, इनके बारे में हम आपको जानकारी कल देंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे आज? वर्णों का उच्चारण स्थान है। अपने पास 5 ही सूत्र याद रखने हैं, कर लोगे? 500 से अपने को 5 ही तो कम 39 अक्षरों का पता चल गया, 39। अब देखो अकु विसर्जनियम कंठ है, कभी भी गलत नहीं होगा अगर ये सूत्र अपने याद है तो। कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है? फिर इचु यसानाम तालु, 2 4 5 बार आप इसका उच्चारण करो बैठे बैठे।
आराम से इनका पूरा का पूरा सिस्टम है ना, क्या कहना चाह रहा है ये सूत्र पता चल जाएगा। बिना सूत्र से तो जैसे गणित का सवाल हल नहीं किया जा सकता, तो वो ही है, इन सूत्रों से अपना फायदा है। ऋतु रसाड़ा मूर्धा तुलसा नाम दंता, एक एक चीज को क्या किया गया है, लिखवाया गया है और समझाया गया है। और उपुद माननीय ओष्ठो मतलब उपोष्ठो, इस प्रकार से टोटल अपने को 39 अक्षरों का पता चल गया है। मात्र बचे हैं कितने, 5, और इनके अलावा कुछ विशेष जानकारियां हैं जो वर्णों के उच्चारण से संबंधित हैं, वो हम आपको कल देंगे।